एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी की खास बातों की। अब अभी तक खास लोगों की आम बातें कर रहे थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई बातें कही जिसे लोग पहले से कहते रहे थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है आज खास करके जो खबरें अब आ रही है कि आम आदमी पार्टी के संकल्प पत्र के कुछ अंश को आपको हम सुनाते हैं जो विधानसभा चुनाव 2013 में उनके आम आदमी पार्टी के जो संकल्प पत्र है उसमें ना खोखले दावे, ना झूठे वादे, सच की राजनीति, स्वराज का संकल्प, ये अरविंद केजरीवाल साहब के वो संकल्प पत्र का हिस्सा है। उसमें उन्होंने लिखा है, आम आदमी पार्टी सत्ता भोगने नहीं बल्कि राजनीति के तौर तरीके बदलने आई है। आज एक छोटा सा विधायक जीतने के बाद वीआईपी बन जाता है, बड़े बड़े बंगलों में रहता है, लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमता है, बॉडीगार्ड लेकर चलता है। अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को किसी सड़क से गुजरना हो तो उस सड़क आम आदमी या आम जनता के लिए बंद कर दी जाती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को वीआईपी संस्कृति को खत्म करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता है। आम आदमी पार्टी सभी 70 उम्मीदवारों ने शपथ दिया है कि जीतने के बाद कोई विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री निम्नलिखित सुविधाएं नहीं लेगा। कोई विधायक लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा, हालांकि विधायक को लाल बत्ती की गाड़ी पहले भी नहीं थी। कोई विधायक बड़ा सरकारी बंगला नहीं लेगा, जरूरत पड़े तो छोटा सा सरकारी मकान लेगा। विधायक को भी पहले नहीं मिलता था बड़ा बंगला, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए 10 कमरों का बंगला उन्होंने अपने लिए लिया है, जिसमें कि रहेंगे भी और एक कहा गया है कैंप ऑफिस रहेगा। और मंत्रियों के लिए अब जो एम्बेसडर कार होती थी वो नहीं, लग्जरी कार के इंतजाम किए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी के जो दावे थे क्या वो खोखले नहीं थे, क्या वो झूठे नहीं थे? नंदकिशोर जी, आपने भी शपथ ले लिया केजरीवाल को, कल भी सुना आपने और आज भी आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो मिलाकर के जो निर्णय है अब, क्या ये सत्ता का कमाल है, सत्ता का या सियासत का यही हाल है? व्यवस्था जो हमारे देश की है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हमने भाग लिया था। उस समय एक ही नारा रहता कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे जी। ये भी एक उसी नारे को पकड़ के नकली गांधी जैसे देश में राज कर रहे हैं, ये नकली गांधी अन्ना का चेला बन के आ गया और उसका बैग उठा के भाग गया जिसमें लिखा हुआ था मैं आम आदमी हूँ। मराठी में आम आदमी का मतलब एमएलए उसे आमदार बोलते हैं और एमपी को खासदार। श्रीमान जी ने जो भी बातें की, कल हमने इनसे 12 सवाल पूछे, लवली ने भी पूछे, डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूछे, किसी का जवाब नहीं दिया। और ये भी कह रहा है मैं समर्थन नहीं मांग रहा हूं। मैं आप लोगों से समर्थन नहीं मांग रहा, जनता से भी इसमें यही लिखा संकल्प, मैं हम आप लोगों से वोट नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हो आप हमसे? कुर्सी मांग रहे थे, वो मिल गई। अब इस कुर्सी पे बैठने के लिए कुछ सुविधाएं, ये नाटंकी करने की जरूरत नहीं, मिलनी चाहिए। गाड़ी कौन सी मिले अलग बात है, जो किफायत पे चलती हो। मंत्रियों को आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें मैं उसमें बुरा नहीं, व्यवस्था की बात नहीं है, दावा करते थे। दावा करना गलत था। और किसी विधायक को ये क्यों रहते कौशंबी में थे, वोट दिल्ली में बनवाया हुआ था, तो नैतिकता तो वहीं खत्म हो गई इस व्यक्ति की कि आज भी कौशंबी का एड्रेस इसके ऊपर भी लिखा है, सबको मालूम है। दिल्ली की मीटिंग जल बोर्ड की कौशंबी में नहीं हो सकती। सारे अफसर वहां गए, साथ में वो लोग बैठ रहे जो कोई संवैधानिक पदों पर नहीं है, चाहे कुमार विश्वास हो, संजय सिंह हो। इसलिए मैं इस आदमी से कोई उम्मीद नहीं करता। पत्रकार सम्मोहित हैं, कुछ युवा सम्मोहित हैं, कुछ महिलाएं। निर्भया कांड और वो जो हमारी लड़की जिस बस में जिसके साथ हुआ था, तो लड़कियों के कॉलेज में मेरे को अब सर्वे किया मैंने 15 दिन में, हर लड़की ने अपने माँ बाप को मजबूर किया कि झाड़ू को वोट दे दे। परिवर्तन एक बार तो देख ले, हम आपकी मानते हैं, हर कहना एक बार मान लें। लोगों ने मान लिया। आज डीडीए के 2 कोठियां हैं जी, एक तो दिल्ली सरकार की नहीं है। आप नियमों का कितना तोड़ेंगे? वो डीडीए के 7 बंगले हैं, 7 बंगलों में से 2 बंगले अलॉट हो गए इनको, खाली तो पड़े नहीं थे। कैसे सारे नियमों को, इसका मतलब 6-7 दिन से उधेड़ बुन में यही लगे हुए थे कि नई दिल्ली इलाके में कैसे बढ़िया प्राइम लोकेशन, दोनों बंगले, एक कैंप ऑफिस। हमें ही पता कैंप ऑफिस के नाम पर सारी मैगजीन, सारी किताबें, सारा स्टाफ डाइवर्टेड कैपेसिटी में लगेगा।
हम 2-3 महीने हम तो इसलिए सब्र से बैठे आराम से कि 3 महीने में हम इनको एक्सपोज कर देंगे। इनकी एक एक बात झूठ फरेब के अलावा कुछ नहीं थी, क्योंकि यहाँ झूठ शब्द प्रयोग कर सकते हैं, विधानसभा में और ज्यादा अंकुश रखना पड़ता है। झूठ बोलना ठीक नहीं है, वहां असत्य कहना पड़ता है, संसदीय शब्द है, असंसदीय। परंतु उसी विधानसभा में सबसे बड़ा स्फोट इसका कौन, जो कह रहा है मैं दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा हूं, खुलेआम कोट उतार के डाल रहा है और कह रहा है मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं, वो इसका खुलेआम स्फोटर है शोएब इकबाल जी, जो 5 बार 5 अलग अलग पार्टियों से जीते हैं। ये किस चीज से हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, मर्यादाओं की बात करेंगे। जो आदमी 5 बार जीता हो, 5 बार अलग पार्टी से जीता, अब भी कह रहा है मैं दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा हूं, उसका समर्थन ये भी कह रहा है मैं मांग नहीं रहा हूं। खड़ा होकर एक बार ही कहे था शोएब जी मुझे आपका समर्थन नहीं चाहिए, आप तो गुंडे हैं, ये कहने की हिम्मत ना इसमें ना किसी विधायक की। इसलिए आप उम्मीद करते होंगे इनसे, ये एक बहुत लोग आए हैं इस देश के अंदर बड़ी बड़ी बातें करने वाले। एक दिन का एमएलए वो आया था, हमारे राजेश खन्ना की फिल्म आई थी शायद, ये उसके अनिल कपूर की। नहीं, राजेश खन्ना की भी एक है, अनिल कपूर एक दिन का मुख्यमंत्री थे। तो ये एक दिन का नहीं, 6 महीने का मुख्यमंत्री है। अपने आप 6 महीने में कांग्रेस या तो हिला देगी या खुद ही चला जाएगा। इससे दिल्ली वालों कोई उम्मीद ना करो। मैं आपके माध्यम से, आपके जैन टीवी के माध्यम से इतना ही अनुरोध करूंगा कि इस आदमी की बातों पर विश्वास ना करो। जी उपेंद्र जी, जिस संकल्प पत्र की बात हम कर रहे थे, जिस अंश को आपको हम दिखा रहे थे, उस अंश में जो आज होना शुरुआत जिसकी दिख रही है, हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक इस तरह की सुविधाएं उनके पास अपने काम करने के लिए होना चाहिए। उसमें एक हो सकता है कि अंतर हो, लेकिन बहुत बड़ी कोई बात नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री के लिए घर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आवास नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बात आप कहते थे और जो काम आप कर रहे हैं कथनी और करनी में, अब ये तो है ये सत्ता में आने के बाद जो बदलाव है ये बड़ा स्वाभाविक है, ये देखिए आपने अब रियलिटी को देखा है? ये स्वाभाविक नहीं है। अगर जो कोई आदमी अगर कमिटमेंट का होता है तो वो करता है। इससे पता चल रहा है कि इनका एक कोई कमिटमेंट नहीं था। बहुत सारे जो लोग हैं, देश का जो आम आदमी है, वो नेताओं से इस बात को लेकर चिढ़ा हुआ है कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो उनको लगा कि ये लोग जो कह रहे हैं वो करेंगे। तो ये तो नेताओं की तरह जो एक आम नेता है बस उसके बराबर भी अपने को नहीं दिखला पाए। क्योंकि जब आप, ठीक है, अगर आप मुख्यमंत्री कोई मंत्री है या विधायक है तो उसकी जो नेसेसिटीज है वो तो पूरा आना चाहिए। आप लग्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन नेसेसरी को अवॉइड करने की बात ही करना बेकार है। अगर आप मुख्यमंत्री है तो आपको एक मिनिमम सिक्योरिटी भी चाहिए। कैसे नहीं सिक्योरिटी चाहिए? आप दिल्ली में बोल रहे हैं कि हम टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे, बिल्डर माफिया को हटा देंगे, ऑटो माफिया को हटा देंगे। तो अगर उतने माफिया के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे तो आपकी सुरक्षा को खतरा पैदा नहीं होगा। तो जो मिनिमम सिक्योरिटी हो तो चाहिए ही आपको। आप मुख्यमंत्री हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको चाहिए गाड़ी चाहिए, कोई मंत्री उसको भी चाहिए। लेकिन यह है कि लग्जरी को आप त्याग सकते हैं, नेसेसिटी अगर आप, लेकिन यहाँ तो क्या आप नेसेसिटी नहीं बल्कि लग्जरी की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि ठीक है हमें उसमें पता नहीं था, अब हमको एहसास हुआ, तो जनता माफ कर देती कि भाई चलो उसमें कुछ ज्यादा बोल गया अब है। लेकिन है कि आप नेसेसिटीज को छोड़ करके लग्जरी की ओर, एम्बेसडर कार है तो आप बोलते हैं कि एम्बेसडर कार महंगी होती है, हम तो नैनो कार देंगे या मारुति 800 फिर आ गया मार्केट में सुन रहा है, नहीं हम मारुति 800 से चलेंगे। पहले भी इंडिका में चले, इंडिका ले तो वो गाड़ी से चलते। तो ये अपने को धीरे धीरे एक्सपोज करे। और हमें लगता है कि कांग्रेस ने जिस उद्देश्य से इनको सब मुख्यमंत्री बनाया है, या जिस उद्देश्य से बीजेपी वाले बोल रहे थे कि बनाओ सरकार, लेकिन बाद में जब बनाने लगा तो फिर विरोध भी करना शुरू किया। तो ये लोग यही चाहते थे कि एक्सपोज है। और अच्छी बात है अगर आप सामने आकर के लोगों को आप अपना असली चेहरा दिखला देते हैं। और एक और बात इन्होंने गर्ग साहब ने कही, वो उसको हम लोग शुरू से ही इग्नोर कर रहे हैं। ये जो वोटर लिस्ट में नाम का एक रूल है कि आपके पास 5 घर हो सकते हैं, 5 राज्यों में हो सकते हैं, या एक ही राज्य में 4 जगह आपका घर हो सकता है। लेकिन जिस घर में आप नॉर्मली रह रहे हैं पिछले 6 महीना से, उसी में आपका नाम होना चाहिए। जैसे मेरा घर बिहार में भी 2 जगह मेरा घर है, मेरे भाई कहीं रहते हैं वहां भी मैं रह सकता। लेकिन चूंकि मैं दिल्ली में नॉर्मली रह रहा हूं, तो दिल्ली के वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। फिर दिल्ली छोड़ करके, दिल्ली में मेरा घर रहेगा, मैं अगर बिहार चला जाऊंगा तो वहां भी अगर रह रहे हैं नॉर्मली तो वहां नाम। तो ये तो नॉर्मली कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, तो इनका दिल्ली के मतदाता सूची में नाम होना भी इलीगल है। जो भी वोटर लिस्ट के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं उसको वायलेट करता है। भी जी तो ये तो है, उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो बीजेपी कांग्रेस वाले थे उन लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब चुनाव में नॉमिनेशन फाइल किया था उसमें उसको दूसरे जो कैंडिडेट है शीला दीक्षित का जो रिप्रेजेंटेटिव है,
या खुद है वो उसको कॉन्टेस्ट कर सकती थी। बिजेंद्र गुप्ता भी कॉन्टेस्ट कर सकते थे कि भाई ये जो नाम डाले हुए गलत है, ये नॉर्मली यहाँ नहीं रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया। अब ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया, तो इसलिए अब धीरे एक्सपोज हो रहा है, ये भी हमें लगता है राजनीति के लिए अच्छी बात है। राजनीति के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है अवधेश जी। देखिए, एक आपने पहले अपने आप को आप कहा कि आप ईमानदारी, आपने कहा हम बेईमानों को यहां से समाप्त करने आए हैं, जो राजनीतिक जो तौर तरीका है उसको हम बदलने आए हैं। आप जो आज जिसकी शुरुआत आपने की है, कहता है मॉर्निंग शोज द डे, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, दोनों बातें हैं कि बच्चा कैसा है, वो किस तरह का पुरुष बनेगा, व्यक्ति बनेगा, दिखाता है, या दिन कैसा है, सवेरा कैसा है, उससे पूरा दिन तय होता है। तो जो शुरुआत की है अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों से, इससे क्या लगता है आने वाले समय में क्या होने वाला है? आपने नंद किशोर जी से पूछा था क्या सत्ता का यही हाल है? जी, मेरा उत्तर है, पहले इसको सुन लीजिए। पहले सत्ता की यही चाल है जो बाहर और भीतर से दिखा देती केवल माल है, जिससे हिल जाते न कितनों की ईमान। याद दिला रहे हो आप संकल्प उनकी जिनकी पहले से ही है संदिग्ध ईमान। यहां तो न जाने कितने खाने वाले ब्रह्मचर्य की कसम भी अंदर और बाहर बस सजा लेते हैं भोग की दुकान। यही तो हमारी राजनीति की और सत्ता की कमाल है। तो ये जो असल में आम आदमी पार्टी का जो आपको दिख रहा है ना कि ये बदल गए हैं, ये बदल गए हैं, यही तो राजनीति की असली चाल है और उनका वास्तविक हाल है ये आम आदमी पार्टी की। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था, जिस समय से अन्ना अभियान शुरू हुआ उस समय कह रहा था कि ये जितने लोग ये इस प्रकार से विदेशी और देशी कॉर्पोरेट फंडिंग से एनजीओ चलाते हैं, इनके भ्रष्टाचार की परिभाषा बड़ी अजीब है। ये एक वकील जिसका काम न्याय दिलाना है, वो 10-10 लाख रुपए फी लेता हो, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। एक कवि जिसको देशभक्ति की कविता पढ़ता है, जिसने जो है भगत सिंह का नाम लेता हो, वो लाख रुपया ले रहा है, कह रहा है कि भाई मैं कमा रहा हूं, उसमें बुराई क्या है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार की नई परिभाषा लेके आई थी कि जो सरकार में है, जो घूसखोर है सरकार में, केवल वही भ्रष्टाचारी है। तो ये आम आदमी पार्टी पहली बार ऐसा आ रही है, जैसे चंद्रशेखर जी कहते थे, चंद्रशेखर जी के होने पर वो माफियाओं के शादी में भी जाते थे और कहते थे कि हम जाएंगे कैसे नहीं, हमारा साथी है। तो ये पहली बार ऐसे अराजकतावादी तत्व आया है जो अपने भ्रष्टाचार को भी सदाचार दिखाता है, जो कि सत्ता में आना है उसको एक महामंडित करता है कि हम अपने लिए सत्ता नहीं आ रहे हैं। हमने कहा जरूर था, लेकिन अब घर तो यहां काम करना है इसलिए दिया जा रहा है, नहीं तो हम तो वहां रहने के लिए तैयार थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आलोचना से नहीं होगा। नंद किशोर गर्ग बैठे हैं, दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी है। क्या भारतीय जनता पार्टी इनको नंगा करने के लिए कोई अभियान चलाने की रणनीति है? नहीं है। वो सड़कों पर उतर रही थी जनता के बीच, इनके पार्टी के लोग घर में बैठे हुए थे और इन्होंने सभा भी की, तो ये एक जो है स्टेडियम के अंदर, जहां से जो है बाहर आवाज भी नहीं आती है। तो सवाल है कि जिस प्रखरता से वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सबको नंगा कर रहा है और स्वयं नंगा होते भी दिखा रहा है कि दुनिया का सबसे बेहतर और ऐसा वस्त्र मैंने पहना हुआ है, उसको करेगा कौन नंगा? यक्ष प्रश्न तो आज ये है जी, आज यक्ष प्रश्न ये है, लेकिन हमारे पास समय कम है। समय कम रहते हुए सिर्फ उपेंद्र जी, बहुत कम समय में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो स्थिति आपको लगता है कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे, बहुत सारी बातें ऐसी की थी, बहुत उन्होंने लगातार ईमानदारी 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 और सिर्फ ईमानदारी की बात की, लेकिन जो शुरुआत हुई है, कई सारे सवाल, आपने पानी के दाम बढ़ा दिए 10% आपने दाम बढ़ा दिए, आपने सब्सिडी के खिलाफ ने आप बोला था कि सब्सिडी कैसे सरकार दे सकती है, आपने सब्सिडी की शुरुआत कर दी। आपने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, आपने 10 कमरों के डुप्लेक्स ले लिए। आपने कहा हमारे मंत्री सादगी और तौर तरीके बदलेंगे, आपने लग्जरी कार दे दिए। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत तो बहुत साफ है। अब इतनी जल्दी ये एक्सपोज होने लगेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। अब ये जिस तरह से पानी वाला ही मामला है, पानी वाला में तो इन्होंने कुछ लोगों को भले राहत मिली हो, पता नहीं 1 लाख या 1.5 लाख लोगों को राहत मिली होगी, बाकी जो 17.5 लाख 18 लाख लोग हैं उस पर और बर्डन बढ़ा दिया, 10% का बर्डन जी। 10 लाख घरों में मीटर नहीं लगा हुआ है तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। जिन घरों में मीटर नहीं लगा हुआ है उन घरों में मुश्किल से आधा घंटे 1 घंटे रोज पानी का सप्लाई होता है, तो उनको हो सकता है महीना भर में 10,000 लीटर ही पानी मिलता होगा, उस पर आप उसको 21,000 वाला रेट पर देना पड़ेगा। तो ये तो पानी में डूब जाएंगे। बिजली का शायद करंट भी इनको मारने वाला है, तो इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे ये मैं नहीं समझता था। और हमें लगता है कि लोग बोलते हैं 6 महीने चलेगी सरकार, हो सकता है जब जिस बजट
पास करने लगे हैं विधानसभा में, हो सकता है उसी समय गिर जाए सरकार। इसकी संभावना हमको ज्यादा लग रही है। किशोर जी, एक सवाल आपसे कि जब आदमी राजनीति में आता है तब ये सारी मजबूरियां बन जाती हैं उनकी, उनसे पहले उनको पता नहीं होता है कि किस तरह से होती है, तो वो एक स्थिति ऐसी होती है कि चलिए मैं आम आदमी हूं, आम आदमी के बीच से हूं, आम आदमी की तरह काम करूंगा। लेकिन जब वो आप आते हैं खास आदमी के सर्कल के बीच में, जब उस खास भवन में पहुंचते हैं, जब वो सत्ता में आप पहुंचते हैं, तो ये सारी आपकी मजबूरियां नहीं बल्कि जरूरतें बन जाती है ये तमाम चीजें। मैं दो चीजों को ध्यान देना, मैं 40 साल से राजनीति में और 30 साल से निर्वाचित के तौर, मजबूरियां मालूम है और निर्वाचित होने के बाद समझ में ज्यादा आती है। ये भी मैं मानता हूं कि मैं 1983 में जब चुना गया तो मैंने सवाल उठाया था कि 300 रुपये महीने में कोई काउंसलर ईमानदार नहीं रह सकता और मैं इस ढकोसले के खिलाफ हूं। मैंने प्रस्ताव लगा दिया बढ़नी चाहिए, मुझे क्रिटिसाइज किया। मैं पहला एमएलए था देश का जिसने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए 1995 में, किसी ने नहीं मांगे, तो मेरे को सबने क्रिटिसाइज किया। मैं थोड़ा समय से पहले सोचता हूं कि मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का शिष्य रहा हूं और डॉक्टर हेडगेवार का परम भक्त हूं। कॉन्ट्राडिक्टी नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं कि केजरीवाल एक डिक्टेटर है, पूरी पार्टी इसके इशारे पर नचा रहा है और थोड़े बहुत दिन नचाएगा। मैं अवधेशी, मैं इसके चैलेंज को स्वीकार कर रहा हूं कि 90 दिन तो दूंगा पूरे। बीजेपी सारी भी लगेगी परंतु नंद किशोर गर्ग अकेला भी होगा। तो ऐसे सारे लोगों को इस प्रकार के, मैं समझता हूं जो विदेशी फंडिंग से, फोर्ड फाउंडेशन हो या अरब कंट्रीज हो, ऐसे लोगों को नंद किशोर गर्ग अकेला ही बहुत है, बख्शूंगा नहीं और एक्सपोज करूंगा। मैं आपके सामने जनता से वायदा करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, उपेंद्र जी, नंद किशोर जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।